साथियों, यहाँ पर हम जागती आकृतियों के बारे में हम समझेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो बहुत ही कोई भी देखिए, कोई भी टॉपिक आता है तो एकाएक तो नहीं आता है। बड़े बड़े विद्वानों ने कई सालों के शोधों से ये चीज़ों को प्राप्त करके हमारे सामने परोसते हैं और पुस्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो पुस्तक भी हमें कई सालों के मेहनत के बाद बड़े बड़े विद्वानों जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया है, उसके बाद एक पुस्तक उसके अनुभव ज्ञान का निचोड़ होता है। तो मैं उसको अल्प समय में कैसे आपको पूरा बता सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनकी बातों को थोड़े रूप में कम से कम पहुँचा सकूँ। तो आप मेरा साथ दीजिए। चलिए आते हैं हम ज्यामितीय आकृतियाँ। ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ने से क्या आता है, ज्यामिति धन आकृति दो शब्दों से बना है, फिर ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर के बना है, ज्या धन मिति। ज्या धन मिति। तो ज्या का अर्थ होता है भूमि या जमीन, अमिति का अर्थ होता है मापन, भूमि का मापन। आकृतियाँ क्या है, आकृतियाँ का मतलब है जो हमें आँखों से दिखाई दे, वह चिन्ह, वह निशान, वह प्रतीक जो हमें आँखों से दिखाई दे, वो भौतिक चीज़ है, वह स्थूल चीज़ है। जो सूक्ष्म है उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियाँ हैं तो ये स्थूल चीज़ है, भौतिक चीज़ों की बात हो रहा है। निशान, चिन्ह का मतलब निशान। देखिए, कोई नाम ले लेते हैं, कोई नाम लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, तो उसमें क्या आता है, एक एक चीज़ थोड़े 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 अक्षरों से मिल करके नाम बनता है। फिर अक्षर किससे बनते हैं, कणों से मिल करके बनते हैं। उसी तरह से हमारे गणितीय क्षेत्र में हम आगे इस बात को मैं कहूँगा। तो देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें भूमि का माप लिया जाता है। ज्यामितीय आकृतियाँ क्या है, या वह ज्यामिति एक गणित का शाखा है जिसमें भूमि का माप लिया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। ज्यामितीय गणित की वह शाखा है जिसमें, ज्यामितीय गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीज़ों के गुण, स्वभाव, मापन और उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि गणित की वह शाखा है जिसे बिंदु, अब बिंदु क्या चीज़ होता है आपको पहले से परिचित है। बिंदु एक चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है, यदि हम लिखने के लिए, चिन्ह बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग करते हैं, पेन का उपयोग करते हैं, यानी कोई चीज़ का चाक का उपयोग करते हैं, तो उसको एक बार ऐसे टच कर दें तो एक बार जो टच करने से जो वहाँ पर निशान पड़ता है, जो चिन्ह आता है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, वही बिंदु कहा जाता है। जिसका ये माना गया है न लंबाई होता है न चौड़ाई होता है। ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात है रेखा। रेखा क्या है, तो अनेक बिंदुओं को पास 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 ऐसे करते करते जाएंगे और दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार ये कह देते हैं कि बिंदुओं के क्रमबद्ध समूह को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के क्रमबद्ध समूह को रेखा कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि बिंदु की न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। तो रेखा की क्या परिभाषा होगा, तो बिंदुओं का वह समुच्चय है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसमें केवल लंबाई होती है, इसकी न मोटाई होती है न इसकी चौड़ाई होती है। ये मान के हमको रेखा की परिभाषा, रेखा को समझना है। तीर के चिन्ह ऐसे लगे होना चाहिए। तो बिंदुओं का समूह है। अब यहाँ पर और बढ़ते आते हैं तल। तलों, तल यानी, तल का मतलब होता है कि जिसे हम हाथ से छू सकें, टटोल सकें, है ना। जैसे बोर्ड है, इसको छू सकें, किसी के शरीर को छू सकते हैं, टेबल है उसको छू सकते हैं, कोई डिब्बा है उसको छू सकते हैं, अंदर को छू सकते हैं, बाहर को छू सकते हैं, है कि नहीं। पृष्ठीय भाग, बाहरी भाग हो या आंतरिक भाग हो, दीवार है,
या कोई भी चीज़ है जिसको हाथों से छू सकते हैं वो समतल कहलाता है। तो तल में भी कई वैरायटी हैं, कई प्रकार है। एक समतल होगा जिस पर कोई वस्तु लुढ़क सकता है, और एक ऐसा तल होता है जो मुड़ा हुआ होता है, वक्र तल, जैसे डब्बा, घी का डब्बा होता है, तेल का बाटल होता है। तो इसमें क्या है, ये डब्बा देख रहे हैं, किनारे से कैसे दिखता है, इसे राउंड लेता जाता है, तो ये वक्र तल कहलाता है। ये समतल कहलाता है। टेबल का तल है वो समतल है। इस प्रकार से वृत्त है, जो रोटी है वो क्या है, समतल है। तो तल का मतलब है जिस भाग, वह चिन्ह, वह निशान जिसे हम छू सकते हैं। अब ये तल किससे बनता है, अनेक बिंदुओं के बहुत सारे समुच्चय को एक सीमित दायरे में हम यदि उसको ले लेते हैं तो उससे बनी जो आकृति है, वही आकृति या चिन्ह या निशान क्या कहलाता है, समतल कहलाता है। जिसमें सभी बिंदु एक ही स्थिति में रहते हैं, एक ही स्थिति में रहते हैं, एक ही पोजीशन में रहते हैं, ये तल कहलाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर अब एक चीज, अगला शब्द है ठोस। ठोस का मतलब है, ठोस यानी ईंट होता है, ठोस ईंट होता है ना, वो ईंट क्या है, ठोस है। अब इसको गणितीय भाषा में हम इस ठोस का अलग नामकरण किए हैं। ठोस को, ठोस किस रूप में होगा, एक तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब बराबर रहेंगे तो घन कहलाएगा। इसकी लंबाई अपेक्षाकृत चौड़ाई, मोटाई की तुलना में अधिक होगी तो वो घनाभ कहलाएगा। जैसे माचिस का डिब्बा घनाभ की आकृति का है, लूडो का गोटी घन की आकृति का है। तो माचिस के डिब्बा को ठोस नहीं मानोगे, लेकिन मान लीजिए वहाँ पर माचिस का तिल्ली भरा है, उसको ठोस मान लीजिए, तो माचिस के डिब्बा घनाभ आकार का है और वो इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम इसी बातों को चर्चा करते हैं। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसे बिंदुओं, रेखाओं, तलों, बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस के बारे के गुण स्वभाव के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको मापने का काम करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष में उसकी सापेक्षिक स्थिति क्या है उसको देखना है। कहने का मतलब है कि देखिए, टू डायमेंशन द्विमीय वस्तु, त्रिविमीय वस्तु, है ना, फोर डायमेंशन चतुर्थ विमीय वस्तु, इस तरह से जो बीमाएँ हैं अभी चल रहा है ना। पहले मोबाइल में क्या चला, 2G, 3G, 4G, अब 5G का जमाना आ रहा है, जिससे लोगों के जीवन में भयानक एक प्रकार का संकटकालीन स्थिति आ सकता है। तो मैं यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों के बारे में आपसे चर्चा किया कि ज्यामितीय आकृतियाँ क्या है। तो एक एक शब्द को भारी भांति समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को बार बार रोक करके सुनिए। हम सब चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अगला देखते हैं कि ज्यामितीय आकृतियाँ कौन क्या है, किसको जाने। ये क्या है, इसका नाम है त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। इसको त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज क्यों है इसको जाने, कैसे में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, भुज का मतलब होता है भुजा और त्रि का मतलब होता है तीन। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, एक भुजा, दो भुजा और तीन। तीन भुजाओं से बंद आकृति को, घिरी हुई आकृति को के क्षेत्र को, इसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसको त्रिभुज कहते हैं। ये समझ में आ गया त्रिभुज। अब त्रिभुज के कई नाम हैं, और जैसे हमारे शरीर के नाम, अंग के नाम होते हैं, अंग होते हैं कई अंग। जैसे इसको हाथ कहते हैं, इसको सिर कहते हैं, इसको पैर कहते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर अब त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें हैं उसको जाने। तो पहले इस पे जो
इसको मान लो, इसको हम ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। यहाँ पर एक कोना है, मोड़ है, घुमाव है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से आदमी चलता जाएगा किनारे किनारे, तो ये इधर नहीं जाए, इधर जाना पड़ेगा उसको। इधर आने के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज में मुड़ना पड़ेगा, इसीलिए मुड़ना कह रहा हूँ, मोड़ है। तो ये क्या है, मोड़ है। यहाँ से चलते चलते जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से मुड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ मोड़ है। यहाँ से चलते चलते जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ से फिर मुड़ना है, ये मुड़ना है। और दूसरे तरीक़े से हम ये कह देते हैं कि कहीं पर बंद आकृति है तो देखते हैं कि ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है। कोंटा हमारे देसी क्षेत्रीय बोली में कोंटा कह देते हैं। तो जहाँ मोड़ हो, जहाँ कोना हो, जहाँ कोंटा हो, ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पर को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। जहाँ जहाँ इस प्रकार बने हैं उसको शीर्ष, 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 ठीक, ये शीर्ष है। शीर्ष है। इस प्रकार जहाँ जहाँ कोना कोना निकला है ना, ये इसका कोई भी 3 भुजा वाला हो, 4 भुजा वाला हो, 5 भुजा वाला हो, 6 भुजा वाला हो, 7 भुजा वाला, 8 भुजा, जो भी बंद आकृति बनेगा उस बंद आकृति के कोने कोने को, मोड़ मोड़ को हम शीर्ष कहते हैं। और यहाँ पर मैं कह दूँ, बंद आकृति का मतलब है कि एक स्थान से चलते 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 चलेंगे और चलते 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 जाएंगे, चलते 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 जाएंगे तो वापस उसी स्थान पर पुनः आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। तो ऐसी आकृतियों को बंद आकृति कहते हैं, ठीक है। फिर हम उसी स्थान पर आते हैं, फिर उसी रास्ते में घूमते रहेंगे। इस प्रकार की आकृति को बंद आकृति कहते हैं। तो जहाँ पर वही स्थान पर वापस नहीं आते हैं, जैसे ये है, ये भी 3 भुजा से बना हुआ है, 1 2 3। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो फिर यहाँ आके रुक जाएंगे। यहाँ से चलना शुरू करेंगे या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। तो वापस यहाँ पर जहाँ से चलना शुरू करते हैं वहाँ वापस पुनः वापस नहीं आते हैं। तो इस प्रकार की आकृति में को क्या कहते हैं, खुली आकृति, खुली आकृति, ये बंद आकृति। तो एक चीज के क्या क्या जानकारी हो सकती है, उन सभी बातों को हम यहाँ पर चर्चा में ले रहे हैं। ये क्या है, खुली आकृति और ये बंद आकृति। अब शीर्ष क्या हुआ, पहचाना गया। शीर्ष पहचान लेंगे आप लोग, जहाँ जहाँ मोड़ है, जहाँ जहाँ कोना है, जहाँ जहाँ कोंटा है, वो जगह शीर्ष कहलाता है। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, त्रिभुज बोला गया है। त्रिभुज माने 3 भुजा या 3 भुजा, 3 भुजा कैसे है, अब इसको जाने। त्रिभुज में हमने देखा, पहला बात है शीर्ष, शीर्ष देखे तो शीर्ष में क्या देखे, देखे हैं शीर्ष, ये है शीर्ष, बी है और शीर्ष सी। ठीक, अब दूसरी बात देखते हैं भुजा। 3 भुजा कैसे हैं इसको देखते हैं। भुजा आप देख रहे हैं, इसको अब बिंदु कहते हैं, है ना। बिंदु सभी जगह है, लेकिन एक जगह से मुड़ते हैं तो उसको एक बिंदुओं से मिलकर तो रेखाएं, भुजाएं बनती हैं। लेकिन ये जो कोने कोने के जो बिंदु है उनको नाम ए बिंदु कहा गया और इसको बी बिंदु कहा गया, उसी को शीर्ष कहा गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ए से बी के बीच भुजा
हुआ ए बी, क्या है ये, ए से बी या बी से ए, बी ए भी कह सकते हैं, भुजा ए बी या बी ए भी कह सकते हैं। दूसरी भुजा कौन से हो गए, भुजा कितने हैं, 3। अब भुजा में ए बी होगा, बी सी को देखिए, भुजा क्या होगा, बी सी, बी सी कहें या सी बी कहें, दोनों का अर्थ वही है। ए सी अगला भुजा है, तीसरा भुजा ए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि भुजा भी 3 हुए, शीर्ष 3 हुए। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं, अधिकतम 3 शीर्ष। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने भुजा हो सकते हैं, 3 भुजा। अब तीसरी बात आती है कोण, कोण यानी मोड़, कोना, कोंटा। अब कितने कोण इसको जानना है, देखो बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। कोण का प्रतीक ये है, कोण का प्रतीक ये, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए कोण, जब हम यहाँ पर कोण बना है, कोना है, मोड़ है, तो वहाँ पर कोण है। तो इस कोण को हम कैसे लिखेंगे, इस कोण को दर्शाएंगे तो पहला कोण, कोण या कोण बी ए सी, इस कोण को दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे, बी ए सी, यानी इसको बीच में लाना है, ठीक है, इसको बीच में लाना है। इस कोण को दर्शाने के लिए हमको उसको बीच में लाना होगा। फिर उसके बाद दूसरा कोण कौन है, कोण या ए चिन्ह है। इस कोण को दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी सी, इस कोण को दर्शाने के लिए बीच में इसको लाना पड़ेगा, ए बी सी कहें या सी बी ए कहें, इसलिए ए बी सी। अब तीसरा कोण, कोण कहें या ये संकेत लिख दें, कोण, इस सी कोण को दर्शाना है, सी कोण को दर्शाना है, सी कोण। तो ए सी बी कहें या बी सी ए कहें, सी को बीच में लिखना पड़ेगा। तो ए सी बी लिख दिए। इस प्रकार से देखते हैं कि कोण कितने हुए, 3। हाँ, तो एक त्रिभुज में कितने जानकारी मिल सकती है, हमने देखा। पहली बात है ये बंद आकृति है, दूसरी बात है कि इसके शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, है ना, शीर्ष होते हैं। अच्छा हो गया। तीसरी बात क्या है, त्रिभुज में भुजाएं होते हैं, वो भी 3 ही होते हैं। त्रिभुज में शीर्ष होते हैं, 3 ही होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज में कोण होते हैं, ये कोण है वास्तव में अंतर कोण है ना, ये भीतरी कोण है, ये अंतर कोण है। तो अंतर कोण कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत त्रिभुज के नामकरण, त्रिभुज के क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं इसको जानते हैं। देखिए अब यहाँ पर त्रिभुज बना रहे हैं हम लोग, ये बना रहे हैं यहाँ से ए, इसको बी, ए सी। अभी देखिए क्या है ये,
अब यहाँ पर देखना है कि त्रिभुज ये प्रकार के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, तो इस चित्र में देखिए त्रिभुज क्या है। पहली बात इसमें क्या देख रहा है कि ये इसका संकेत का मतलब है समकोण को दर्शाता है, समकोण को दर्शाता है। तो एक ऐसा त्रिभुज है, ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण है, तो दो कोण न्यून कोण है, दो कोण न्यून कोण है। तीन कोण होते हैं, एक समकोण है, तो दो कोण। तो यहाँ पर ये हम जान सकते हैं कि कोण के आधार पर है, कोण के आधार पर तो समकोण त्रिभुज क्या है, ये समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिससे ऐसा त्रिभुज जिनके एक कोण का माप 90 अंश हो, तब वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब एक और बना लेते हैं। हम लोगों का काम है चित्र बनाना, ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ बना देते हैं। 23 और इसको भी 23 सेंटीमीटर बना इसको कितना, कोण के आधार पर बना है, तो नापना नहीं है। हाँ, कोण के आधार पर बना रहे हैं। तो ये देखिए, इसको मान लिए पहला चित्र, अब एक चित्र, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये भुजा दोनों बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण है, ये कोण बराबर है। यहाँ पर ये चित्र बना ऐसे। इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो कोण है, ये कोण है, ये कोण, तीनों कोण देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि दूसरी बात ये है कि यह न्यून कोण त्रिभुज, क्यों है न्यून कोण त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज इसलिए है कि ये भी समकोण से कम है, ये कोण भी समकोण से कम है, ये कोण भी समकोण से कम। समकोण होता है तो कैसे होता है, ये रेखा ऐसे आ जाता है सीधा। ये कैसे आता है, ये सीधा आ जाता है। ये यहाँ पर किसे आता है, ये सीधा आ जाता है। तो समकोण से ये कम है, ये भी समकोण से कम, ये कम। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतर कोण क्या होंगे, 90 अंश से कम होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों
कोण होते हैं तो क्या हुआ, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब तीसरी बात, एक और चित्र बना लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर एक चित्र ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे बना रहे हैं, देखिए बारीक दिख रहा होगा, समझेंगे इसको। और इस प्रकार से इसको बना देना है। इसके ये चित्र है तीसरा। तो ये कोंटा या शीर्ष या कोने या मोड़ को क्या कहते हैं, नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। तो देख लीजिए ये कोण तो खड़ी नहीं है, ये भुजा एक दूसरे के लंबवत नहीं है, खड़ी नहीं है, ये एकदम से इसके जैसे खड़ी नहीं है, लेकिन ये खड़ी से भी अधिक है। ये वाला खड़ी से भी अधिक है। देखिए इसको यहाँ पर ऐसे है, इसको ऐसे होने से ये समकोण बनता है ना, ऐसे रहने से समकोण बनता, तो समकोण से अधिक है। तो इसका ऐसा त्रिभुज को क्या कहेंगे, इसको देखते हैं। तीसरी बात क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिनके एक कम से कम एक कोण अधिक माने समकोण से यानी 90 अंश से अधिक मापते हो। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि त्रिभुज में एक ही समकोण हो, एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, एक ही समकोण त्रिभुज हो सकते हैं। एक त्रिभुज में अधिक कोण कितने हो सकते हैं, देख लीजिए। एक अधिक कोण होने से शेष न्यून कोण होते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही अधिक कोण हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं। 3 न्यून कोण हो सकते हैं। और इन दोनों चित्रों को देख करके ये कह सकते हो कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। ये देखिए, इतनी सारी बातों को याद रखना है। ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी कक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी ये काम की चीज़ें। तो कितने न्यून कोण होते हैं, अधिक
से अधिक कितने ऋण कोण होते हैं? 3। कम से कम कितने ऋण कोण होते हैं? 2। अधिक से अधिक कितने समकोण होते हैं किसी त्रिभुज में? 1। कितने अधिक कोण हो सकते हैं? 1, है ना। तो इस प्रकार ये जानकारी यहाँ पर है। अब हम आते हैं इसके कोण के आधार पर त्रिभुज का नामकरण 14 सेंटीमीटर और 14 चित्र चलिए अब आते हैं भुजा के आधार पर नामकरण देखते हैं। पहला देखिए, ये 21 सेंटीमीटर लंबाई का है, ये 26 सेंटीमीटर लंबाई का है। ये तो इसको क्या कहेंगे? इसके कोई भी भुजा समान नहीं है, कोई भुजा समान नहीं, इसलिए विषम सम नहीं है, समान नहीं, इसलिए विषम बाहु बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्यों कहा गया? ऐसा त्रिभुज जिनके कोई भी भुजा कोई भी सभी भुजा असमान लंबाई की तो क्या कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिनके सभी भुजा असमान लंबाई की हो, समान नहीं हो, तो उसको क्या कहें? लंबाई की है तो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, जिसके कोई भी भुजा समान नहीं है। त्रिभुज को हमने मान लिया ABC। ये पहला चित्र है, चित्र एक है विषम बाहु त्रिभुज। क्यों है? इसके सभी भुजाएं असमान है, कोई समान नहीं है, समान लंबाई के नहीं है, तो असमान लंबाई के हैं, इसलिए विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा चित्र में देखिए, ये 22 है, ये 22 है, ये 19 है। इसका मतलब है ये कैसा त्रिभुज है? भुजा के आधार पर सम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों हो गया? ऐसा त्रिभुज जिनके कम से कम दो भुजा समान लंबाई का या माप के हैं। वह क्या कहलाता है? समद्विबाहु
लंबाई के हैं 22 है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया। अब तीसरा चित्र में देखिए, तीसरा चित्र में कि 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी शीर्ष, ये सी शीर्ष है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए से बी 14, बी से सी 14 और ए से सी 14 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं हैं, तो समबाहु त्रिभुज, इसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी यहाँ पर देख लीजिए ऐसा त्रिभुज जिनके सभी भुजाओं की लंबाई समान, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से हम देख लिए कि 3 त्रिभुज हैं, जिसे भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के 3 नाम होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सभी भुजाओं की लंबाई बराबर मापते हैं तो समबाहु त्रिभुज। दो त्रिभुज के 2 भुजाओं की लंबाई बराबर मापते हैं तो ये समद्विबाहु, द्वि माने 2, द्वि माने 2 बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें देखिए सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, 15 है, 26 है, 21 है, इसीलिए विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनके सभी भुजाओं असमान लंबाई के हों वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि त्रिभुज में कोण और भुजाओं के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। हो गया, तो ये कह सकते हैं कि किसी अब ये इस त्रिभुज के बारे में और भी कोई बात है तो कमेंट करेंगे और इसको समझेंगे, बार बार इसको पूरा करके पूरी जानकारी लेंगे। धन्यवाद। होमवर्क को